गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रैना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मध्यमान। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के विषय में मानकों के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का हम अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको बहुलक बता दिया था कि 3 प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की गणना की जाती है, बहुलक, मध्यांक और मध्यमान। जिसमें हम बहुलक की गणना कर चुके थे कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक कहते हैं जो प्राप्तांक अधिक प्रचलित होता है, जो जिसकी आवृत्ति अब बार बार होती है, ये जो अपने आप में लोकप्रिय होता है, वह बहुलक की श्रेणी में आ जाता है। जिसे हम मोड़ कहते हैं, मोड़ संकेताक्षर से M से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा हमने था मध्यांक, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का दूसरा प्रकार था, जिसे मध्यिका के नाम से भी जानते हैं, जो समंकों का एक केंद्र बिंदु होता है। यह मैंने इसके 2-3 सूत्र आपको सूत्रों के माध्यम से मध्यांक ज्ञात करना बताया था, किस प्रकार हम आवृत्ति और इसके प्रत्येक संकेताक्षर की मैंने आपके सामने व्याख्या कर दी। अब बात आती है मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान होता है यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मान का तीसरा प्रकार मध्यमान कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का तीसरा प्रकार मध्यमान कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का तीसरा प्रकार क्या कहलाता है? मध्यमान कहलाता है। इसे अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंकगणितीय औसत। अंकगणितीय औसत भी इसे कहते हैं। मध्यमान समंकों का एक क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है। समंकों का गुरुत्व केंद्र मध्यमान कहलाता है। देख लीजिए, लिख लीजिए इनको साथ साथ। समंकों का गुरुत्व केंद्र मध्यमान कहलाता है। इसे अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर, समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? मध्यमान कह सकते हैं। जैसे 5, 8, 7, 14, 16 ये प्राप्तांक हमारे सामने दिए हुए हैं। कितने हैं ये? इनका योग कितना हो गया? 50 योग हो गया। प्राप्तांक औसत जैसे निकालते हैं वैसे हम क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं। अब डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या होगा? मध्यमान 25। अतः मध्यमान क्या होगा? प्राप्तांकों की संख्या क्या? 2 क्या है? 5 है, तो मध्यमान हमारा क्या होगा? 10। मध्यमान क्या होगा? 10। प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह मध्यमान कहलाता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मान का तीसरा प्रकार है। इसे हम अंकगणितीय औसत के नाम से भी जानते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समंकों का गुरुत्व केंद्र जो होता है वह मध्यमान कहलाता है। ये तो था इसका साधारण रूप से। स्पष्ट है कि मध्यमान हमें यह बताता है कि यदि कुल प्राप्तांक कभी छात्रों में बराबर, ये हमें यही बताता है ये चीज़ कि कुल प्राप्तांक छात्रों में अगर बराबर बांटे जाए तो प्रत्येक छात्र के कितने प्राप्तांक होंगे। जैसे अगर इसका कुल प्राप्तांक है 50, अगर 5 छात्रों में इसे बराबर बांटा जाता है तो
प्रत्येक छात्र के 10 मार्क्स होंगे। तो ये मध्यमान हमें यह बात स्पष्ट करता है। अब इसे मध्यमान प्राप्तांकों के आकार पर विचार करता है। मध्यमान को साधारणतः किससे व्यक्त किया जाता है? m से व्यक्त किया जाता है। मध्यमान को किससे व्यक्त करते हैं हम? m से। m संकेताक्षर से हम इसे व्यक्त करते हैं मध्यमान। जबकि मध्यांक को हमने किससे व्यक्त किया था? md से। मध्यांक को हमने किससे व्यक्त किया था? md से। और बहुलक को हमने किससे व्यक्त किया था? अब बात आती है हमारी कि मध्यमान जो है, मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है m बराबर सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र। x डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर जो सिग्मा x है वह क्या है? प्राप्तांकों का योग। और जो n है वह क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। जो सिग्मा x है वह है प्राप्तांकों का योग, n है वह है प्राप्तांकों की संख्या। इस प्रकार हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में हम मध्यमान को ज्ञात करते हैं। अब हम एक सूत्र के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, 15 छात्रों के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं और हमें क्या ज्ञात करना है? मध्यांक ज्ञात करना है। अब 15 छात्र क्या प्राप्तांक है उनके? 15 छात्रों के प्राप्तांक क्या है? 30, 32, 28, 35, 33, 34, 26, 29, 25, 39, 37, 30, 32, 28, 35, 33, 34, 26, 29, 25, 39, 37, 36, 32, 35 और 29। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 छात्रों के यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं। अब हमें मध्यमान ज्ञात करना है और वह हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। m बराबर सिग्मा x है। सिग्मा x क्या दे रखा है? प्राप्तांकों का योग। अब इन प्राप्तांकों का योग करके देख लीजिए आप। ये हो गया हमारा 480 डिवाइडेड बाई 15 बराबर 32 हमारा क्या हो गया? मध्यमान हो गया। समझते हो? आपके समझ में आ गया होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का तीसरा प्रकार जिसे हम मध्यमान के नाम से जानते हैं, यह समंकों का क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है, जिसके आधार पर हम इनकी गणना करते हैं। अब
इसके स्टेप में एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसे एम संकेताक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एम बराबर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, प्राप्तांकों का योग। सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पर? प्राप्तांकों का योग। और प्राप्तांकों की एन बराबर क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। ये हमने ज्ञात कर लिया। सोपान, सोपान में देखिए सभी प्राप्तांकों को जोड़कर सिग्मा एक्स ज्ञात करो। सबसे पहला है इसमें क्या करेंगे, सोपान में सभी प्राप्तांकों को जोड़कर सिग्मा एक्स सबसे पहले स्टेप क्या है, जितने प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं उन सबको जोड़कर हमें सिग्मा एक्स ज्ञात करना है। दूसरी स्टेप क्या है हमारी, किससे भाग देंगे इसे हम? सिग्मा एक्स को एन से, सिग्मा एक्स को एन से भाग देते हैं। एन क्या है हमारा? प्राप्तांकों की संख्या। प्राप्त मान ही क्या होगा? इसके बाद प्राप्त मान ही क्या होगा? हमारा मध्यमान होगा। इसके द्वारा प्राप्त मान ही क्या होगा? हमारा मध्यमान होगा। आगे हमने ये 3 स्टेप मैंने आपको बताई, सभी प्राप्तांकों को जोड़कर हम सिग्मा एक्स प्राप्त करते हैं। सिग्मा एक्स जो कि प्राप्तांकों का योग होता है, और सिग्मा एक्स को फिर एन से डिवाइड कर देते हैं जो कि प्राप्तांकों की संख्या होती है। इसके बाद जो मान प्राप्त होता है वह हमारा मध्यमान कहलाता है। ये था हमारा सिंपल मध्यमान हमको ज्ञात करने का के स्टेप, सोपान। अब वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना देखिए। अब हम ज्ञात करेंगे वर्गीकृत, तो सिंपल था। अब है वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना। वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना। देखिए, आवृत्ति वितरण के रूप में जब मध्यमान की गणना की जाती है, व्यवस्थित समंकों से मध्यमान ज्ञात करते समय माना जाता है कि आवृत्तियां अपने अपने वर्ग के केंद्र बिंदु में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों से जो आवृत्तियां हैं वह अपने अपने वर्गों के मध्य बिंदु पर केंद्रित है। अर्थात मध्यमान ज्ञात करते समय मान्यता होती है कि किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस वर्ग का, किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए जो प्राप्तांक का मान है उसका केंद्र बिंदु होता है, वह हम मध्यमान कहते हैं। उसे हम मध्य बिंदु होता है। आवृत्ति वितरण में दिए गए समंकों से मध्यमान ज्ञात करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दीर्घ विधि और दूसरी होती है हमारी लघु विधि। दीर्घ विधि और लघु विधि, 2 विधियों से हमें मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों ही विधियों से विभिन्न वर्गों की समस्त आवृत्तियों को उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाता है। मध्य बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाता है और 2 विधियों से हम मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी भी वर्ग के सभी छात्रों का प्राप्तांक उस वर्ग के मध्य बिंदु के बराबर मान लिया जाता है। किसी वर्ग के सभी छात्रों का प्राप्तांक उस वर्ग के मध्य बिंदु के बराबर मान लिया जाता है। जैसे यदि 30 से 34 वर्ग में 5 आवृत्तियां हैं, जैसे
30 से 34 का कोई वर्ग है और उसमें कितनी आवृत्ति, 5 आवृत्तियां मौजूद है। क्या मौजूद है, 5 आवृत्तियां वहां मौजूद थी। 30 से 34 का कोई 30 से 34 का कोई वर्ग है, उसमें 5 आवृत्ति मध्यमान की गणना के लिए माना जाएगा कि 5 आवृत्तियों के प्राप्तांक जो है, 5 आवृत्तियों के जो प्राप्तांक है वह 32 होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु को ही मध्यमान मान लिया जाता है। अब देखिए आप 30 से लिखिए 30, 31, 32, 33 और 34, ठीक है। तो इनका जो सेंटर पॉइंट है उसको ही हम क्या मान लेते हैं, मध्यमान मान लेते हैं। 32 आवृत्ति, 32 प्राप्तांक, 5 आवृत्तियों के प्राप्तांक क्या है, 32। और दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनकी सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते हैं। दीर्घ विधि, ये तो शॉर्ट विधि है, लघु विधि है कि अगर ऐसी आवृत्ति हमें दी गई है, वर्ग की आवृत्ति हमें दी गई है, तो मान लो उसके सेंटर बिंदु को हम मध्यमान मान सकते हैं। लेकिन दीर्घ विधि से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए दीर्घ विधि से लिख लेना आप इसको। दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को मध्य बिंदुओं को दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनके सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके उनके सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते हैं तथा इस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या से इन कुल आवृत्तियों की संख्या से भाग करने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता है। दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए शॉर्ट टर्म्स में मैंने आपको बता दी कि जो वर्ग दिया होता है उसकी आवृत्तियां दी हुई होती है, तो सेंटर बिंदु को हम मध्यमान मान लेते हैं। लेकिन दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को, विभिन्न वर्गों के सेंटर बिंदुओं को उनके सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते हैं, तथा इस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या से भाग करने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता है। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, m बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n। m बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n, ये सूत्र इसका दिया हुआ है, जिसमें f है वर्ग की आवृत्ति, f है क्या है, वर्ग की आवृत्ति, x है
वर्ग का मध्य बिंदु और n है हमारी विभिन्न कुलावृत्ति सिग्मा एफ एक्स है विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व मध्य बिंदुओं की का गुणा का योग। सिग्मा एफ एक्स विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व मध्य बिंदुओं गुणा का योग, बिंदुओं के गुणा का योग एफ एक्स विभिन्न वर्गों के आवृत्तियों व मध्य बिंदुओं के गुणा का योग। इस सूत्र के द्वारा दीर्घ विधि से हम मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें एफ है वर्ग की आवृत्ति, एक्स है वर्ग का मध्य बिंदु, एन है कुल आवृत्ति और एफ एक्स है विभिन्न वर्गों की आवृत्ति व मध्य बिंदुओं के गुणा का योग। यह दीर्घ विधि से हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। अब आता है हमारा सवाल कि हम कैसे मध्यमान ज्ञात करते हैं, वह मैं दीर्घ विधि से किस प्रकार मध्यमान ज्ञात किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए वर्ग, यहाँ वर्ग है हमारा, मध्य बिंदु एक्स, एफ आवृत्ति, एफ एक्स। फोर्टी से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9, 0 से 4। मध्य बिंदु हमारा 47, 42, 37, 32, 27, 22, 17, 12, 7 और 2। ये हमारे सेंटर बिंदु हो गए, इस वर्ग के सेंटर बिंदु हो गए। अब बारंबारता हमारी एफ क्या था, वर्ग की आवृत्ति 2, 4, 5, 16, 18, 11, 10, 7, 4, 3। एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स क्या था, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व मध्य बिंदुओं
का गुना, आवृत्ति और मध्य बिंदु की गुना का योग। देखिए सिग्मा एफ एक्स है हमारा 1975, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये आवृत्ति का वितरण है, ये हमारा n बराबर है 80, n बराबर है 80, i बराबर है 5। अब इसमें हमें क्या करना है, मध्यांक ज्ञात करना है। सूत्र में मान रखने हैं अब सिर्फ हमें, कि हमने सूत्र लिखा था m बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई n। ये सूत्र हमने मध्यमान दीर्घ विधि से मध्यमान, तो हमें इतना प्रोसेस हमने कर लिया कि हमने बारंबारता से, उसके बाद हमने एफ एक्स निकाल लिया, सेंटर बिंदु एक्स निकाल लिया। अब हमें इसमें मान रखने हैं सूत्र में सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स क्या है हमारा 1975। एन क्या है हमारा 80। ये हमारा हमने सूत्र में क्या रखे मान, और आंसर आया हमारा 24.69। ये आंसर आया, ये हमारा क्या कहलाएगा, मध्यमान कहलाएगा। दीर्घ विधि से मध्यमान के मध्य बिंदु ज्ञात करके उनसे वर्गों की आवृत्तियों की गुणा करनी होती है, जिसकी वजह से गणना कार्य जटिल और संव्ययी हो जाता है। इसलिए मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि, जिसे हम यानी इस विधि से जब हम मध्यमान ज्ञात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाती है, बहुत टिपिकल हो जाता है इससे मध्यमान ज्ञात करना। इसलिए लघु विधि को ही हम ज़्यादा काम में लेते हैं, जिसे हम कल्पित मध्यमान भी कहते हैं। लघु विधि को हम क्या कहते हैं, कल्पित मध्यमान। कल्पित मध्यमान की संज्ञा हमने उसको दी है। लघु विधि को मध्यमान विधि भी कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं और उस वर्ग के मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान मान लेते हैं। इस लघु विधि से जो कल्पित मध्यमान है उसमें किसी भी वर्ग को हम कल्पित मध्यमान मान लेते हैं और उस वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे अगर हमने इसको कल्पित मध्यमान माना है 35 से 39, तो इसका मध्य बिंदु क्या है 37, इसको ही हम कल्पित मध्यमान मान लेते हैं। ये है। अब आगे क्या है, कल्पित मध्यमान विधि से कल्पित मध्यमान ज्ञात कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताएं। इसका सूत्र है, कल्पित मध्यमान विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है m बराबर कल्पित मध्यमान प्लस m बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई n इंटू आई। ये क्या है, कल्पित मध्यमान विधि से कल्पित मध्यमान विधि से मध्यमान
सूत्र क्या है, कल्पित मध्यमान प्लस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। इनको हम बता देते हैं, ये समझ में आ गया होगा दीर्घ विधि वाला। ऐसे हम कम काम में लेते हैं, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है क्वेश्चन का। तो अब इस सूत्र में देखिए, ए एम बराबर है कल्पित मध्यमान, एफ बराबर है वर्ग की आवृत्ति, वर्ग की आवृत्ति, डी बराबर है वर्ग का विचलन, वर्ग का विचलन। सिग्मा एफ डी विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों में विचलनों की गुणा का योग। सिग्मा विभिन्न वर्गों की आवृत्ति व विचलनों की गुणा का योग। विचलनों के गुणा का योग। एन आई है वर्ग विस्तार, एन है कुल आवृत्ति, एन है कुल आवृत्ति। देखिए एम बराबर है कल्पित मध्यमान जो हमने माना है, और सिग्मा एफ है वर्ग की आवृत्ति, एफ डी है वर्ग का विचलन। सिग्मा एफ डी है विभिन्न वर्गों की आवृत्ति विचलनों का गुणा का योग, आई है वर्ग विस्तार, एन है कुल आवृत्ति। ये हम कल्पित मध्यमान के द्वारा कल्पित मध्यमान विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसके विषय में हम सवाल हल करेंगे कल। धन्यवाद।